हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल, सभी मज़े में हो। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू ऑल नो कि हम लोग फैक्ट्री सेट कर रहे हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में निमोनिक्स के साथ कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी सेक्शंस एंड ये पॉइंट्स ना भूलें। तो आज भी हम करेंगे फैक्ट्री सेट का एक और न्यू टॉपिक, दैट इज़ वेलफेयर प्रोविजंस। तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखें बिकॉज आपको पता ही है कि एंड में हम करेंगे ये सारे पॉइंट्स और सेक्शंस को निमोनिक के थ्रू लर्न। तो आज ये पॉइंट्स ना हम मदर एंड डॉटर के कन्वर्सेशन से लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इस पॉइंट्स में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो वेलफेयर प्रोविजंस कहते हैं कि फैक्ट्री सेक्टर में क्या कहती है स्टेट गवर्नमेंट ने, किसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाई हैं कि वर्कर्स को वेलफेयर फैसिलिटीज भी दी जाए। क्यों? मान के चलिए आपको बोला जाए कि आपको एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लेनी है जहाँ पर पढ़ाई तो होती है, मतलब टीचर स्टूडेंट से फीस ले रही हैं, बदले में उनको पढ़ा रही हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बच्चों के लिए ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, उनके खाने पीने के लिए कैंटीन भी नहीं है। तो जहाँ पर और कोई अनदर फैसिलिटीज़ बच्चों को दी ही नहीं जा रही, ऐसे स्कूल में पढ़ोगे आप? बोलोगे नहीं नहीं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना। तो बस ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप मान लो कुमार जी अपने वर्कर्स से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करवा रहे हो, बदले में उसको वेजेस भी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसके अनदर उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का अनदर फैसिलिटीज़ अगर आप उनको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो आपके वर्कर्स कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे। मान के चलिए एक फैक्ट्री में एक वर्कर है, बेचारे को टूटी फूटी चेयर दे दी, वो ऐसे बैठ के काम कर रहा है, बेचारा पीठ पकड़ के काम कर रहा है। अब पीठ दर्द के चलते क्या वो एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा? नहीं। आपकी फैक्ट्री में ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है, प्यासा बेचारा अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं। तो वर्कर्स की ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी आए, वो अच्छे से काम करे, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी वेलफेयर फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जाए। तो देखते हैं वो क्या क्या प्रोविजंस हैं। सेक्शन 42 है वॉशिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, कहते हैं कि आपके वर्कर्स के कपड़े धोने के लिए क्या है, एक एडुकेट एंड सूटेबल स्पेस होनी चाहिए, और वो जो स्पेस है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, प्लस वुमेन एंड मैन के लिए वो स्पेस क्या है, सेपरेट हो। क्लियर? सेक्शन 43 बोलता है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। कहते हैं क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए और स्टोर करने के लिए भी प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। ये एक वर्कर है पिंकू, ठीक है, ये अपने घर से तो निकला शर्ट जीन्स पहनकर, क्लियर, फिर ये पहुंचा अपनी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब ये गया तो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसने करना है, क्लियर, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली इसने जो यूनिफॉर्म लगी है इसने वो यूनिफॉर्म पहननी है, तो उस यूनिफॉर्म को धोने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्टोरिंग फैसिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? इसने जो अभी शर्ट और जीन्स पहनकर आया था उसको उतार कर जब इसने यूनिफॉर्म पहननी है, तो जो ऑलरेडी ये घर से कपड़े पहनकर आया था उनको कहीं रखना भी तो है। अगर ऐसे कहीं भी रख दिया, चोरी हो गई तो इसीलिए उनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर स्पेस होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं क्लोथ्स को ड्राई करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब मान लो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा था पिंकू, उस दौरान अगर इसके कपड़े वेट हो गए, कुछ भी पानी गिरा, कुछ भी हुआ तो उनको सुखाने के लिए भी क्या है, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। तो ये दो सेक्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट है सेक्शन 44 फैसिलिटीज फॉर सिटिंग। अब कहते हैं आपके वर्कर्स के बैठने की भी प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो दो तरह के वर्कर्स होते हैं एक फैक्ट्री में। एक ये पिंकू है जिसका काम कहते हैं हर दिन क्या है कि इसने पूरा दिन खड़े रह के काम करना है, ठीक है, खड़े रहकर ही इसने काम करना है। दूसरा चिंकू है, इसका काम ऐसा है कि ये बैठे बैठे काम कर सकता है। तो कहते हैं ये जो पिंकू है, नो डाउट इसने सारा दिन खड़े रह के काम करना है, लेकिन है तो ये इंसान ही ना, थक जाएगा अगर सारा दिन खड़ा रहेगा। बीच में इसके रेस्ट के लिए स्पेस होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कहते हैं इसलिए इसके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पर ये आराम से बैठकर चिल करे। क्लियर? नेक्स्ट होता चिंकू। अब चिंकू का काम ऐसा है कि इसने पूरा दिन मतलब ये बैठ के काम करना है इसने, राइट।
लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप उसको ऐसे कोई भी टूटी फूटी चेयर, कोई भी स्टूल दे दो, बेचारा ऐसे पीठ पकड़ के काम कर रहा है, तो वो क्या अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं। क्या उसके काम में एफिशिएंसी आएगी? नहीं। तो इसीलिए इसको ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट दो, मतलब ऐसी चेयर या ऐसा दो जिसमें वो क्या है, कंफर्टेबली बैठ सके। कंफर्टेबली आराम से बैठेगा तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा ना, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 45, फर्स्ट एड अप्लायंसेस। अब फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में सबको पता है क्या होता है, क्लियर। तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने जो चीज़ें प्रिस्क्राइब करी हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपकी फैक्ट्री के फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज़ें होनी ही चाहिए, लाइक बैंडेज, डेटॉल और ये पट्टी वगैरह ये सब, ठीक है। उसने बोला कि ये सब होना ही चाहिए, तो वो होना ही चाहिए, क्लियर। और ये फर्स्ट एड, मान लो अब ये जो वर्कर है ये इंजर्ड हुआ, तो ये नहीं ये किसी को भी कह देगा आई मेरा जो है ट्रीटमेंट करी, नहीं। इसका कहते हैं ट्रीटमेंट कौन करेगा, वो पर्सन आप अपॉइंट करोगे जिसके पास जो सर्टिफाइड है इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, क्लियर। और कहते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एवरी 150 वर्कर, हर एक 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। 150 वर्कर्स हैं तो एटलीस्ट तो एक होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स। 300 वर्कर है तो मतलब 2 फर्स्ट एड बॉक्स आपकी फैक्ट्री में होने चाहिए। 450 है तो मतलब 3 होने चाहिए। बात समझ में आई। लेकिन अगर 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर है तो कहते भाई आपके फैक्ट्री में एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। और इस एम्बुलेंस रूम में कौन होएगा, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ये सारा स्टाफ जो है वो होना चाहिए। और कहते हैं ये जो एम्बुलेंस रूम है ना, ये रेडली अवेलेबल होना चाहिए। लाइक जितने आपके फैक्ट्री के वर्किंग आवर हैं तो उस सारे वर्किंग आवर के दौरान वो रूम अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो मान लो एक वर्कर हुआ इंजर्ड, एमरजेंसी आन पड़ी और वो बोल रहे कि कोई स्टाफ ही है नहीं एम्बुलेंस रूम में, वो बंद करके कहीं गए हुए हैं, अपना खाने पीने गए हुए हैं या कहीं भी नहीं, वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्री में कई तरह के प्रोसेस होते हैं, कुछ हजारियस प्रोसेस भी होते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो इसलिए ये रूम्स क्या अवेलेबल होने चाहिए, क्लियर। सेक्शन 46 है कैंटीन। कैंटीन में खाना पीना। कैंटीन तो आप लोग अक्सर बच्चे बोलते हैं ना, तेरे को पता है मेरी यूनिवर्सिटी की कैंटीन ज़्यादा अच्छी है, उसका फर्नीचर बहुत बढ़िया है यार, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया, खाने पीने का सामान बहुत बढ़िया है। दूसरा बच्चा कहता नहीं नहीं मेरी कॉलेज की कैंटीन देखियो कभी, तेरी कॉलेज की कैंटीन तो फेल है उसके सामने, ठीक है। तो कैंटीन तो फैक्ट्री में जो कैंटीन है, अब उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका फर्नीचर, उसका फूड स्टफ कौन डिसाइड करेगा? ये करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कैसी कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसा फर्नीचर रखना है आपको, कौन सा फूड स्टफ रखना है, और तो और उस फूड स्टफ का आपने क्या प्राइस रखना है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में या कई एरियाज में आपने देखा होगा कि होता है 10 रुपये का लेस वो 15-20 का देते हैं। 10 रुपये की मान लो पैटी है तो वो 15-20 की दे रहे हैं, वो महंगी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच में उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया होता है, इंक्लूड करा होता है। कहीं ना कहीं उसका बोझ जो है वो कस्टमर के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर जो ऑक्यूपायर है, ठीक है, वो अपना एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड करके कस्टमर्स के ऊपर, मतलब जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर बोझ नहीं डाल सकता। इसलिए उसका फूड का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और तो और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इस कैंटीन को मैनेज करने के लिए मैनेजिंग कमेटी को भी अपॉइंट करती है, क्लियर। और ये कैंटीन जो है कहते हैं अगर आपके फैक्ट्री में 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर है तो होनी ही चाहिए। देखो अगर तो आपकी फैक्ट्री में 50-100 वर्कर्स हैं, ठीक है, आपने अपने हिसाब से छोटी मोटी अपनी कैंटीन बनाई हुई है, लेकिन अगर 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर्स है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि ये फूड स्टफ होना चाहिए, मतलब वो अपना सारा बताती है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सेक्शन 47 है शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। कहते हैं अगर आपके फैक्ट्री में 150, 150 और 150 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आपके फैक्ट्री में कहते हैं शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम होने चाहिए। और वो जो रूम है वो एकदम क्लीन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है, और वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होने चाहिए, प्रॉपर उसमें लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 48 है क्रच फैसिलिटी। कहते हैं अगर आपके फैक्ट्री में 30 या उससे ज़्यादा वुमेन हैं तो
वहाँ पर क्या है, क्रच होने चाहिए, क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे वुमेन के जो इन्फेंट्स बेबी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ पर रह सके। मतलब वहाँ पर एक प्रॉपरली, और इस क्रच की इंचार्ज कौन होगी, जो मतलब ट्रेंड है इसमें, मतलब चिल्ड्रन और इन्फेंट्स को संभालने में, क्लियर। और उस क्रच में बच्चों की प्रॉपर देखभाल की जाएगी, और वो जो इंचार्ज है वो भी एक वुमेन ही होगी, जो किसमें ट्रेंड है, चिल्ड्रन और इन्फेंट को संभालने में, उनकी टेक केयर करने के लिए। फिर उस क्रच में बच्चों के खेलने का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, रिफ्रेशमेंट का, को खाने पीने का दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉपरली वे चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि वुमेन जो है वो अपना काम अच्छे से करे और उनके बच्चों की उनको चिंता ना हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे वहाँ पर क्रच में सेफ है, उनका प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का, उनके लिए वहाँ पे वॉशरूम भी अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। ये सारा ध्यान पूरा एक क्या है, ट्रेंड वुमेन की तरफ से रखा जाता है, जो ट्रेंड होती है प्रॉपरली चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स को संभालने के लिए। और वो क्रच जो है वो भी एकदम से नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग वेलफेयर ऑफिसर। कहते हैं अगर तो आपके फैक्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो आपको क्या अपॉइंट करना है, वेलफेयर ऑफिसर। लेकिन कितने ऑफिसर अपॉइंट करने हैं, वो क्या ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, उनकी क्या ही क्वालिफिकेशन होगी, ये सब कौन तय करेगा, ये देखेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। किसके रूल्स, किसके पास पावर है, अब तक हमने क्या पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में ये पावर होती है कि वो क्या करती हैं, कि वो ये सारी प्रोविजंस बनाती हैं, और किसी फैक्ट्री को अगर किसी भी प्रोविजन से वो एग्जाम्प्ट करना चाहती हैं, या सारी प्रोविजन से एग्जाम्प्ट करना चाहती हैं, या कोई और न्यू प्रोविजन उनके ऊपर लगाना चाहती हैं, तो ये सारी की सारी पावर किसके हाथों में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है। तो आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फाइनली आ गया हमारा वो टाइम जब हम करेंगे इन सभी पॉइंट्स को लर्न निमोनिक के थ्रू। आज हम करेंगे मदर एंड डॉटर की कन्वर्सेशन से ये सारे पॉइंट्स लर्न। ये मदर है मिसेस शर्मा और उनकी बेटी है पिंकी। तो अब बात सुनो, इनकी बातचीत सुनो। तो ये जो मदर है, ये कपड़े वॉश करके, इन्होंने सुबह कपड़े धोए थे, कपड़े वॉश करे थे, तो इन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, पिंकी बेटा जरा देखना कपड़े सूख गए हैं क्या, ड्राई हो गए हैं क्या, अगर हो गए हैं तो उनको स्टोर करके रख दे, उनको अलमीरा में रख दे। लेकिन ये जो पिंकी है घुसी बड़ी अपने मोबाइल में, ये फ़ोनें चलाई जा रही है। उसकी मम्मी बोली तेरे को सुनता नहीं है, अभी भी तो बैठी है, अभी भी तो बैठी है, मैं तेरे को कुछ कह रही हूँ। वो कहती मम्मा खुद ही कर लो ना। उसकी मम्मी कहती अच्छा एक मत सुनना, एड को हम लोग हेल्प भी बोलते हैं ना। तो उसकी मदर कहती पहले तू मेरी मदद कर, फर्स्ट एड, पहले तू मेरी मदद कर, अगर तू मेरी मदद करेगी ना काम करने में घर के, तो मैं तेरे को आज कैंटीन लेकर चलूँगी, जो न्यू कैंटीन खुली है ना वहाँ लेकर चलूँगी, वहाँ ना हम दोनों आज लंच करने चलेंगे। पिंकी एकदम से खुश हुई, सच्ची मम्मा हम वो जो न्यू कैंटीन ओपन हुई वहाँ पे लंच करेंगे। उसकी मदर कहती हाँ बेचा। वो फटाफट जाती है, कपड़े उठा के रख देती है अलमीरा में। फिर अब वो दोनों जाने जा रहे हैं कैंटीन में। तो रास्ते में ना उन्होंने देखा कि एक क्रच है जहाँ पे बहुत भीड़ है, और तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऑफिसर्स खड़े हैं, ये आप समझ लो पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। उन्होंने देखा वहाँ पे कितनी सारी भीड़ है क्रच के बाहर, पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। तो ये दोनों सोच रहे हैं इतना रश क्यों पड़ा है यार, यहाँ पे इतना क्राउड क्यों है। तो इन्होंने ना वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, कोई खड़ी होगी आंटी, उनसे पूछा कि बताइए कि क्रच में इतनी भीड़ क्यों है, इतने सारे ऑफिसर्स क्यों खड़े हैं। तो इस लेडी ने इनको बताया कि आपको पता है ये जो क्रच की जो ऑनर है ना, जो मालकिन है, वो ना छोटे छोटे मासूम बच्चों को ना कफ सिर्फ पिलाकर सुला देते थे। तो ये सुनकर ना पिंकी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहती है अगर मेरे हाथ में पावर होती ना, मेरे हाथ में पावर होती ना, तो इसको तो मैं सबक सिखाती, इसकी तो मैं ऐसे इसकी करती ना हालत ख़राब। 1000 बार सोचती वो लड़की, वो मतलब जो ऑनर है, कि कैसे बच्चों को कर्व सिर्फ पिलाना है। बस कहती मेरे हाथ में पावर होने चाहिए थे मम्मी, मैं तो इसकी हालत ख़राब कर देती कसम से। तो इसकी मम्मी कहती है तू शांत हो जा, ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, हम दोनों कैंटीन चलते हैं। तो ये दोनों गए कैंटीन में मस्त लंच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इन दोनों की बातों से आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे। ओके, अब बात आती है सेक्शन 42 to 50 कैसे लर्न करना है।
देखो ये तो सीक्वेंस वाइज ही है, ये आपको लर्न हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो गए। लेकिन अगर एग्जाम में यही भूल गया कि सेक्शन 42 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको लर्न कर लेंगे कि सेक्शन 42 से स्टार्ट होता है, उसके बाद तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रह ही जाएगा। क्लियर? तो 42 कैसे लर्न करना है? वेलफेयर का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? भलाई करना। ठीक है, अब फिर से इनकी बात कर लेते हैं। अब ये मदर उसकी बेटी को कहती दूसरों की ना भलाई करा कर, कहते दूसरों का भला करने से ना चार धाम की यात्रा जैसा फल मिलता है। अगर आप चार धाम पे नहीं भी जा पा रहे हो ना, लेकिन आप दूसरों का भला कर रहे हो, तो कहते आपको फल मिलेगा। वो कहते मम्मी ऐसा नहीं कुछ होता। उसकी मम्मी कहते 2 कान पे लगाऊंगी ना तेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरों की भलाई करोगे तो भगवान आपको 4 धाम की यात्रा जितना ही फल देता है, 4। वो कहते मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसको मैं 2 कान पे लगाऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा कैसा क्या होता है। तो 2, ठीक है, 42 क्लियर हुआ। तो ऐसे इसका सेक्शन आप याद कर लेना। अब एक पॉइंट और, आज हम एक और चीज करेंगे। ये तो आपको लर्न हो ही गए। आपने देखा जब मैं आपको पॉइंट समझा रही थी तो बार बार क्या आ रहा था? 30 और 30 वुमेन्स होने चाहिए क्रच फैसिलिटी के लिए, इतने वर्कर होने चाहिए रेस्ट रूम के लिए, इतने वर्कर होने चाहिए एम्बुलेंस रूम के लिए। अबे सुनने में तो आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर एग्जाम में भूल गए तो हमें तो अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो हम आज ये भी याद करेंगे। सबसे पहले आना फर्स्ट एड अप्लायंसेस। फर्स्ट एड अप्लायंसेस में कहते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि अगर 500 और 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एम्बुलेंस रूम होगा। क्लियर? दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा था? अगर 500 और 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना है। अब इन दोनों का ये 500 याद कैसे करना है आपने? एक बंदा है चिंकू, उसने क्या करा? एम्बुलेंस का रोका रास्ता। किसका रास्ता रोका? एम्बुलेंस का। ऑफिसर उसको बोला एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है, तेरे को तमीज़ नहीं है, तेरे को पेनल्टी पड़ेगी। वो कह रहा है यार इतना क्या कर रहे हो, बस 500 ले लो, थोड़ा सा जाने दो मेरे को। तो वो क्या दे रहा था? वो उनको 500 रुपये रिश्वत दे रहा था। ऑफिसर तक कड़क, लगाई 2 कान पे, रिश्वत देता कहता मेरे को तू। तो हमने क्या याद रखना है? एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पे चिंकू ने ऑफिसर को दिया 500। तो इन दोनों के टाइम पर कितने वर्कर होने चाहिए? 500 और उससे ज़्यादा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है कैंटीन। कैंटीन में कितने वर्कर्स होने चाहिए? 250 से ज़्यादा। अब इसे 250 को कैसे लर्न करना है? ये है 2, ये है 50। हमने पता क्या करना है? कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में 2 लड़कियों ने, 2 फ्रेंड्स ने आपस में 50-50 रुपये बांटे और पार्टी कर ली। लड़की ऐसे करती है ना, 50 तू दे 50 मैं दे, पार्टी करेंगे। ठीक है, तो वो के 2 लड़कियों ने 50-50 रुपये आपस में बांटे और 100 रुपये की पार्टी कर ली। क्लियर? खाने पीने की पार्टी थी तो कैंटीन। क्लियर? और कौन सा पॉइंट है? हाँ, रेस्ट रूम। अब रेस्ट रूम में कितने वर्कर्स होने चाहिए? 150, 150 एंड मोर। अब इसको कैसे लर्न करना है? इसको पता कैसे लर्न करना है? रुको, रेस्ट रूम को आपने जब एग्जाम में लिखना है ना, तो उससे लिखने से ही आपको याद कर रखना है कि इसमें कितने वर्कर्स होने चाहिए? 150। कैसे याद रखोगे आप? इसके टी को थोड़ा बड़ा कर दो, बना दो 1, एक 0 नीचे ले आओ, बना दो 10, 10 का हाफ कितना होता है? 5, 150। क्लियर? फिर हमने एक पॉइंट करना है, यस, क्रच फैसिलिटी में। क्रच फैसिलिटी में क्या है? कहते हैं 30 और उससे ज़्यादा वुमेन है तो क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने वैट देखी है? 30 की एज में वुमेन्स की बोन बिग पड़ने लग जाती है, इसलिए वुमेन्स को वुमेन हॉर्लिक्स लेना चाहिए। क्या बात करते हैं? वो 30 की एज में। क्लियर? तो 30 वुमेन अगर है तो क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? और उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर का हमने कर लिया 500। ठीक है, और इतने बस इतना ही था। तो हो गए आपको ये सारे भी याद वर्कर्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में भी आया होगा, इजी भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और क्लास में सारा लर्न भी हो गया होगा। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको इस चैनल में सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे निमोनिक्स के थ्रू ही लर्न करने को मिलेंगे। प्लस जो टॉपिक है वो एकदम इंटरेस्टिंग वे में मिलेंगे आपको। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।